मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा के तहत आज बात करनी है हमें जरा राहुल गांधी पर। संसद का बजट सत्र चल रहा है, जिसके इस बजट सत्र के अंतर्गत पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस पर चर्चा की कोशिश हुई और साथ में वित्त मंत्री के द्वारा आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उस अभिभाषण पर चर्चा काफी हंगामेदार रही। लोकसभा में हंगामे की शुरुआत हुई, जिसकी आंच राज्यसभा तक भी पहुंची। वजह जो रही वह रही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषण की कोशिश। राहुल गांधी बजट भाषण के तहत जो कुछ बोलना चाहते थे वह तो बोल पाए, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा का समय था, उस समय पर उनकी अभिव्यक्ति को लेकर सत्ता पक्ष की घोर आपत्तियां रही। सत्ता पक्ष की ओर से राजनाथ सिंह या अमित शाह ही नहीं, बल्कि समूचा सत्ता पक्ष राहुल गांधी के तौर तरीकों के प्रति घोर अप्रसन्नता जाहिर कर रहा था, आपत्तिजनक करार दे रहा था और सत्ता पक्ष की आपत्तियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जायज भी मान रहे थे और राहुल गांधी को बार बार नसीहत दे रहे थे कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं की आपत्ति थी और उनकी आपत्ति इस कदर थी कि आखिर में इसकी परिणति लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के रूप में हुई। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में आना बंद किया हुआ है। जब तक अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक नियमों के तहत भी और नैतिकता के तकाजे के चलते भी ओम बिरला सदन में नहीं आ रहे हैं। चर्चा की उम्मीद की जा रही है कि 9 मार्च को जब यह सत्र आगे बढ़ेगा तब इस पर चर्चा होगी, लेकिन यह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय जो आज है वो है निशाने पर राहुल गांधी निशाने पर है। अभिभाषण पर अपना भाषण देने से वंचित रहे राहुल गांधी बजट के अंतर्गत भाषण दे पाए। उस समय आसंदी पर जगदम्बिका पाल थे, जो कभी कांग्रेसी रहे थे, उन पर भी कटाक्ष करने से राहुल गांधी नहीं चूके। पर राहुल गांधी हमारे देवेंद्र वर्मा जी हैं, संसदीय मामलों के जानकार हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं। उनसे समझेंगे कि संसदीय नियमों की दृष्टि से निशिकांत दुबे का नोटिस कहां ठहरता है और राहुल गांधी वस्तुतः कितने खतरे में। और इन सबके बीच दो टूक कहने के लिए हमारे पसंदीदा श्रवण गर्ग जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी का स्वागत है। कुछ बयानों पर दृष्टि डालते हैं जो हमारे कार्यक्रम को विस्तार देने में मददगार होंगे। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड, केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंशिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी लोग चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर ये आपत्ति सदन के अंदर निशिकांत दुबे की पूरी आक्रामकता के साथ और राहुल गांधी जी का कहना है जो करना है सो कर लो। डॉक्टर हिलाल अहमद हमारे साथ हैं, कह तो दिया राहुल गांधी ने जो करना है सो कर लो, पर अगर राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, तो वे करेंगे क्या अहमद साहब? थोड़ा बताइए, क्यों आपके नेता ये सब कुछ करते हैं भाई? क्यों देश विरोधियों के साथ मिलते हैं? कौन देश विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं? वो निशिकांत दुबे बता रहे हैं कि कोई जोड़ सोए थे, उनके साथ फंडिंग वंडिंग का भी मामला है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हिमांशु जी, ये सवाल वैसे आपको सत्ता से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जी देश विरोधी गतिविधियों में पिछले 10-15 साल से लगे हुए, 10-12 राहुल गांधी जी की सारी दोस्तियां जो हैं वो उन लोगों से है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाह रही है। वहां से फंड आ रहा है और ये क्या कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही है, इनकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, ढपली बजा रही है क्या?
उनको ढपी बजाने की तनख्वाह मिल रही है। अगर इसके अंदर कोई सच्चाई है, कोई दम है, तो क्या हिमांशु जी आप समझते हैं कि राहुल गांधी जी को छोड़ दिया गया होता? अगर राहुल गांधी जी के ऊपर इसके आसपास का भी कोई इल्जाम सही बैठ रहा होता तो अब तक राहुल गांधी जी को पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया गया। या दूसरा बात हम कहते हैं कि क्या इतनी सकत नहीं रह गई ये सरकार में कि हमारे नेता को हाथ लगा सके? वो दुनिया भर का काम कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारा नेता इतना ताकतवर है, उसके पीछे इतनी बड़ी जन सैलाब है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सारी जांच एजेंसी, सारे मंत्री संतरी, सब में से किसी की इतनी औकात नहीं है, कितनी हैसियत नहीं है कि इतना सब करने के बाद भी राहुल गांधी जी को हाथ भी लगा सके, क्योंकि उसके पीछे एक जन सैलाब है। इस वजह से डरते हैं उनसे। क्या वजह? इन दो में से तो कोई एक बात होगी हिमांशु जी, तीसरी तो कोई बात नहीं हो सकती है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और कुछ दिनों में आपको बाल नोचते भी दिखाई देंगे। ये जब ये कह दिया इन्होंने कि प्रधानमंत्री को मारने के लिए महिला सांसद तैयार थी, आप क्या कर रहे थे? आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, इतना बड़ा चार्ज लगा दिया, आपने अपने सांसदों के ऊपर इतना बड़ा चार्ज लगा दिया और उसके बाद नाराज हो गए। साबित तो कीजिए, क्यों नहीं साबित करते आप? आइए ना सामने आप। इतनी बड़ी साजिश के प्रधानमंत्री को मारने का वो भी किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं कहा। लोकसभा के स्पीकर ने यह बात कही कि उनको खतरा था। 56 इंच का सीना रखने वाला, लाल आंखें दिखाने वाला चंद महिला सांसद जो उनको एक पुस्तक देना चाहती थी, उनसे घबरा गया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री ने जो अपनी लार्जर देन द लाइफ साइज इमेज दिया था और जो अपने आप को कहा था कि वो जो है वो मतलब इस लोक के ही नहीं है, वो पुरुष नहीं है, महापुरुष है, बल्कि महापुरुष से भी ऊपर की संज्ञा के हैं, उनको जो है जो इस तरह इस वक्त जो बातें हो रही हैं उससे उनका कद काफी छोटा हो रहा है। और इसका हमको भी दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री का कद इतना छोटा हो गया कि ट्रंप कहते हैं कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, हम उसकी निगरानी करेंगे, हमारा कमीशन बैठ के देखेगा कि आप किससे सामान खरीद रहे हैं, क्या सामान खरीद रहे हैं, किसको सामान बेच रहे हैं, क्या सामान बेच रहे हैं। और यहां से जवाब जाता है यस सर। क्यों जाता है यहां से जवाब? 140 करोड़ जनता ने जिसको चुन करके प्रधानमंत्री बनाया हो, जिसको तीसरा टर्म दिया हो प्रधानमंत्री बनाकर के, वो प्रधानमंत्री एक बाह्य शक्ति के सामने कहता है यस सर। क्या अहमद साहब, आपने 2-3 दावे किए। एक तो आपने बताया कि राहुल गांधी के साथ जन सैलाब है। ये जन सैलाब वोटों की शक्ल में क्यों नहीं दिखता? एक तो सवाल मेरा ही है। दूसरा आपसे जानना यह है कि 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर है और आज 2026 है। मुझे याद नहीं आता कि आपको कभी भी उनका किया हुआ कोई काम अच्छा लगा हो, कोई काम आपको ठीक लगा हो, कोई काम आपको देश हित में महसूस हुआ हो। पर इसके बावजूद भी देश की जनता आपके मुकाबले में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को ही वरीयता देती हुई आ रही है। तो नरेंद्र मोदी के लिए आत्ममूल्यांकन का विषय होना चाहिए कि राहुल गांधी मुझसे राजी क्यों नहीं होते, भले ही पूरा देश राजी होता है। या आपके लिए यह मूल्यांकन का विषय होना चाहिए कि अगर आपका आकलन ठीक है तो देश नरेंद्र मोदी के साथ क्यों रहता है? थोड़ा रोशनी दो रहे अहमद साहब। जी हिमांशु भाई, बिल्कुल ये सवाल का जवाब देने के लिए तो हम बहुत दिनों से आतुर हैं। सही सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया। इसी देश ने लगातार जब तक वो जीवित रहे तब तक उनको चुनते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसी देश ने जब तक वो जीवित रहे तब तक वो चुनते रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ अच्छा नहीं किया, सब बुरा किया। और इस हद तक क्यों उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद के अंदर जो है इस मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा कि जिसके लिए वो संसद के अंदर इन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसी संसद के अंदर प्रधानमंत्री रहा और लगातार प्रधानमंत्री रहा, कभी नहीं हारा। जब तक जीवित रहा आजाद भारत में तब तक वो प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो ये सवाल का जवाब तो एक मरतबा उनसे भी लेना चाहिए ना कि अगर उन्होंने कुछ नहीं अच्छा किया है तो आखिर वो कैसे रहे? आखिर क्या कारण था कि वो बने रहे? आखिर क्या कारण? सब सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मेरा एक सवाल था
जो सवाल आप पूछने की बात कह रहे हैं, ये सवाल तो मैं खुद ही पूछ लेता हूं अपने भाजपा के मित्रों से। अभी तो मेरा सवाल हिलाल अहमद साहब के पास था ना। आपने दावा किया जन सैलाब है राहुल जी के साथ, वो सैलाब कहां है, क्यों नहीं दिखता हमें? बात पूरी आपको भी अच्छा लगेगा चल करके। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है। दो ही कारण हो सकते हैं, हमने यही तो कहा इसमें। तो उसके अंदर एक कारण बताया कि राहुल गांधी जी के पीछे जो है एक बहुत बड़ा जन सैलाब है, शायद इससे डरती है भारतीय जनता पार्टी। कह देना भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके पीछे कोई जन सैलाब नहीं है, उनसे नहीं डरते, कह देना। हमने ये थोड़ी कहा क्या है, हमने कहा कि आप क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं? अगर उनके ऊपर आपने इतने इल्जाम लगाए तो क्या कारण है, क्यों डरते हैं आप? या तो आप झूठ बोलते हैं, आप बहुत बड़े झूठे हैं, और या उनके पीछे जन सैलाब खड़ा है उससे आप डरते हैं। उससे आप डरते हैं। हिलाल अहमद साहब का ये कहना है। मुझे आना है रत्नाकर सिंह जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी तकनीकी पहलुओं पर बातचीत करना चाहता हूं, जिसके लिए देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू एक नई परिभाषा वो गढ़ रहे हैं संसदीय कार्यमंत्री के तौर पर। संसदीय कार्यमंत्री के तौर पर हम अमूमन इस अनुभव से गुजरे हैं कि वह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सेतु का काम करता है, पर किरण रिजिजू एक योद्धा के तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से खड़े दिखाई देते हैं। ये एक अनुभव है। तो किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आएंगे। अब उन्होंने कहा है कि सब्सटेंटिव मोशन दे दिया है हमारे एक सदस्य ने, तो अब ये आगे बढ़ेगा। विशेषाधिकार हनन के मामले को हमने रोक लिया। एक तो दोनों पहलुओं को आपसे समझना चाहता हूं कि क्या होता है विशेषाधिकार हनन, और क्या है ये सब्सटेंटिव मोशन जो निशिकांत दुबे लेकर आए हैं, जिन्हें राहुल गांधी से बहुत सारी शिकायत है। हमने उस भाषा को भी सुना, हालांकि ऐसी कभी कभी भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं जो हमें अत्यंत अप्रिय लगती है। पर देवेंद्र वर्मा जी थोड़ा हमें तकनीकी पहलुओं पर रोशनी देंगे? देखिए, विशेषाधिकार हनन की सूचना लाएंगे ऐसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था, लेकिन पश्चात उन्होंने अपने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया। अभी नहीं दे रहे हैं वो जी, और एक सब्सटेंशियल मोशन लाने के कह रहे हैं। विशेषाधिकार एक्चुअली जब सभा की कार्रवाई में चाहे वो सदस्य ही क्यों ना हो, यदि लगातार बाधा पहुंचाता है और जिसकी वजह से कोई दूसरे सदस्य अपना बिजनेस संपादित नहीं कर पाते, तो टेक्निकली ये भी विशेषाधिकार और कंटेंट ऑफ द हाउस की परिधि में आता है जी। यदि कोई सांसदों के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलते हैं तो भी अपमानजनक भाषा और सभा की अवमानना के मामले बनते हैं। एक्चुअली विशेषाधिकार कहीं डिफाइन नहीं है, और इसलिए प्रत्येक विषय के गुण दोष के आधार पर यह तय किया जाता है कि ये विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है कि नहीं बनता है, या ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का मामला बनता है या नहीं बनता है। ये अलग अलग मामले में अलग अलग होता है। अब यह संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह तो दिया पहले कि हम विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव की एक लंबी प्रक्रिया होती है, और एक बार पहले विशेषाधिकार भंग के मामले में जब जनता सरकार थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना लाए थे और उनकी सदस्यता समाप्त की थी, उस समय का अनुभव शायद इनको स्मरण आया होगा कि उससे पॉपुलरिटी जनता के बीच में अचानक एक दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, एक पॉपुलरिटी बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद में परिणाम क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी सब चीजों को विचार में लेते हुए विशेषाधिकार भंग का मामला उन्होंने नहीं लाने का फैसला किया। अब सब्सटेंशियल मोशन ऐसा है कि सब्सटेंशियल मोशन कई प्रकार के होते हैं। ऐसा लगता है कि या तो उनका खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, या निंदा प्रस्ताव के ऊपर जब चर्चा होगी और चर्चा के दौरान हो सकता है कि उनको एक्सपेल करने का भी कोई प्रस्ताव उस समय आ जाए। तो अभी ये लेकिन एक कोई परिणाम मूलक कुछ लाने का इरादा होगा, वो भी अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में वो क्या लाने वाले हैं, क्योंकि सरकार बहुत फूक के कदम रखना चाहती है। वो तो फूक के रखेंगे देवेंद्र वर्मा जी, लेकिन आपके पास तो तकरीबन 4 दशक से ज्यादा का तजुर्बा है संसदीय राजनीति का। ये निशिकांत दुबे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो अपने आप में सब्सटेंटिव मोशन का विषय बनता है क्या? नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, जो सम्मान नरेंद्र मोदी के प्रति होना चाहिए, कमोवेश
वैसे सम्मान की भाषा सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी होनी चाहिए। वो तो सीधे बता रहे हैं, वो जॉर्ज सोरोस से फंडिंग का विषय है, देशद्रोहियों से मिलने का विषय है, और निशिकांत दुबे केवल इतना नहीं चाहते कि उनकी संस्था समाप्त की जाए, उन्हें सदन में आने से जीवन भर के लिए रोक दिया जाए, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाए। निशिकांत दुबे कह रहे हैं उनकी इन अपेक्षाओं की पूर्ति का कानून में कुछ प्रावधान है, नियम वियम है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि वो तो यदि किसी कानून के अंतर्गत उनको हमेशा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए, चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तब तो जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं वैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और कि उनकी सदस्यता उनको आजीवन सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ये तो किसी तानाशाही देश में ही हो सकता है। लेकिन प्रजातांत्रिक देश में जहां लोकतंत्र है, जहां पर निर्वाचन के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वहां पर ऐसा कोई प्रावधान मुझे नहीं लगता कि है, और मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि उनको आजीवन सदस्यता से रोक दिया जाए। तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है देश के कानून में, और देवेंद्र वर्मा जी का कहना है कि ऐसा किसी तानाशाही वाले देश में तो संभव है, पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। अब ये तो रत्नाकर सिंह जी बताएंगे, उनकी पार्टी के सम्मानित सांसद है निशिकांत दुबे। एक होता है ट्रबल शूटर, एक होता है ट्रबल क्रिएटर। निशिकांत दुबे को किस रूप में देखते हैं रत्नाकर सिंह जी, और राहुल गांधी को लेकर इतने परेशान क्यों हैं, जिसको आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अबोध बालक करार देते हैं, वित्त मंत्री भी जिनको अबोध बालक करार देती है, उनको लेकर इतने परेशान। एक अबोध बालक के लिए विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आएंगे, ये संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे सब्सटेंटिव मोशन दे रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी को क्या मानते हैं, बहुत बड़ी चुनौती या किसी लायक भी कोई चुनौती नहीं। थोड़ा रत्नाकर जी रोशनी दो ना, समझ नहीं पा रहा देश। लगता तो ऐसा है कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी है, और बयान आपके नेता ऐसे देते हैं क्या राहुल गांधी है क्या। देखिए हिमांशु जी, जिस तरह से राहुल गांधी की भूमिका होनी चाहिए बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन, जिस तरह की गंभीरता होनी चाहिए उनके अंदर, जिस तरह से संवैधानिक मर्यादा को माननी चाहिए, संसद की जो परिपाटी है उसको मानना चाहिए, उसके अनुसरण करके उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए, वो सारी चीजें राहुल गांधी के अंदर नहीं। राहुल गांधी उस छात्र की तरह बिहेव करते हैं जो किसी विषय की परीक्षा होगी, तैयारी उसकी करके आते ही नहीं है, किसी दूसरे विषय की तैयारी करके आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो लिखूंगा वही जो मैं पढ़ के आया हूं, मैं जो परीक्षा का विषय है वो नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो 95 से ज्यादा बार फेल हो चुके हैं, तो उनको 100 बार के फेल होने में कोई बुराई नहीं है। और आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी अपनी जिंदगी में कितनी बार फेल हुए, वो आप लोग बार बार बताते हो। राहुल गांधी 95 बार फेल हुए। थोड़ा हिसाब है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी अपने जीवन में कितनी बार फेल हुए थे। अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 65 से ज्यादा सालों तक इस देश पे राज किया, उसके अगर राजकुमार इस तरह से फेल होते रहे, तो उसकी तुलना आप आडवाणी जी से और संस्थापक जो सदस्य रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से करना उचित नहीं मैं समझता जी, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां भिन्न है। पार्टी का सृजन करना, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक लाना, और एक पार्टी जो 65 साल तक इस देश पे राज की, जिसकी दादी परनाना ये सारे लोग जिसके प्रधानमंत्री रहे, और उसका राजकुमार जो है वो 95 बार से ज्यादा फेल हो गया, तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा बनता है। और देखिए राहुल गांधी को अबोध इसलिए भी कहा जाता है कि राहुल गांधी की जो व्यवहार करने का जो इथिक्स बोलते हैं, जो इथिकल होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं। अब आप समझिए कि राहुल गांधी मनोज नरवणे जी की किताब को दिखा करके, जो कि आप सभी जानते हैं कि कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं उस किताब का, वो किताब प्रकाशित भी नहीं हुई, उसको सदन में ला करके और उसके तथ्यों को रखना, जबकि सभापति महोदय बोल रहे हैं कि अगर कोई पुस्तक पब्लिश नहीं हुई है तो आप सदन में किसी नियम के तहत उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। मेरा थोड़ी आपत्तियां है रत्नाकर सिंह जी।
स्पीकर का वो, आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आजकल तो भाजपा के हर प्रवक्ता को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए निर्देश ही है। वो लोकसभा अध्यक्ष जी के 2 स्टेटमेंट हैं। 2020 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो व्यवस्था दे रहे हैं, जो विषय उस पर भी बोल सकते हैं, जो नहीं है उस पर भी बोल सकते हैं। राहुल गांधी बोलते नहीं नहीं, ये कैसे बोल सकते हैं, ये तो है ही नहीं, कोई और नहीं बोल रहा। ओम बिरला जी के 2 स्टेटमेंट है। एक दूसरा, नरवणे जी की किताब उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध है इस पर आप अपनी जांच कीजिए, पर नरवणे की किताब ऑनलाइन मार्केट में उपलब्ध है, तमाम सबूत मौजूद है। 2, तीसरा, कारवां मैगजीन में उस किताब के हवाले से बाकायदा खबर प्रकाशित हुई और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी राजनीति में सदन में न जाने कितने ही मामले अखबार के आधार पर उठाए और सफलतापूर्वक उठाए। देश की आवाज के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण प्रस्तुत किए। आज एक मैगजीन के हवाले को राहुल गांधी ने उठा दिया तो आपको परेशानी हो गई, अरे मैगजीन से आप और आप बोलते आए थे तब से अखबार और मैगजीन को तो। 3 और चौथी और आखिरी बात, किसके संदर्भ में बात कही जा रही है कि नरवणे जी ने ऐसा अपनी किताब में लिखा, अपनी किताब में कहा। नरवणे जी कौन? इस देश के थल सेना प्रमुख रहे। आज हफ्ते भर से ज्यादा समय हो गया रत्नाकर सिंह जी, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, क्या नरवणे जी का एक भी स्टेटमेंट कहीं आया कि मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मेरी किताब में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई बातचीत हमारी और माननीय रक्षा मंत्री जी के बीच में नहीं हुई? अगर नरवणे जी के स्तर पर इस बात को खारिज कर दिया जाता तो बात समझ में आती। नरवणे जी की चुप्पी को लेकर रत्नाकर जी आप क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, आपने वो बातें कही है जो कांग्रेस पार्टी देख रही, आपने उस बात को छुपा लिया जो देश की जनता देख रही है। मैं क्यों छुपाऊंगा? 1 मिनट रत्नाकर जी, मैंने कौन सी बात छुपा ली? इतना गंभीर आप आरोप लगा रहे, आपको बोलने का मौका दे रहा, बोल रहे आपने बात छुपा ली। कौन सी बात छुपा ली? चलिए शुरू करते हैं बात, बताइए। कह रहा हूं मैं, आपने कौन सी बात छुपा ली वो मैं कहने जा रहा हूं, और जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं अबोध किस तरह से राहुल गांधी है उसके ऊपर भी बताऊंगा, और आपने कौन से तथ्य जो है वो जनता के सामने नहीं लाए वो भी बताऊंगा। जी, यही नरवणे जी हैं, उनका वीडियो बहुत, आपको भी मैं भेज दूंगा, आप भी उसको देख लीजिएगा। नरवणे जी ने पूरा स्पष्टीकरण किया है और उन्होंने साफ मना किया है कि इस तरह का कोई भी जो सीक्रेट चीजें हैं मैंने कहीं कोई चीज उजागर नहीं किया है, और कोई भी जो तथ्य जो राहुल गांधी जो इस समय संसद में जो कहने की कोशिश कर रहे थे वैसा उन्होंने नहीं कहा है। उनका वीडियो है बाकायदा। नरवणे जी, मैं ये चाहूंगा, आपको उपलब्धता कराता हूं, मैं कार्यक्रम यही रोकता हूं और आपसे कहता हूं कि आप उस वीडियो को चालू कीजिए ताकि दर्शकों के बीच में वो वीडियो पहुंच जाए, हमें पहुंचाना चाहिए ताकि हिलाल अहमद साहब को असलियत पता चल सके। जी, मैं आप देखिएगा वीडियो को। अरे मैं तो रुकने के लिए तैयार हूं। देश के चैनल के इतिहास में पहली बार होगा कि एक कार्यक्रम रोक के आपके वीडियो का इंतजार किया जाए। क्या वो वीडियो दीजिए? इसी चैनल पे मैं आपको वीडियो निकाल के और इसी चैनल पे मैं दे सकता हूं जिसमें नरवणे जी ने स्पष्ट रूप से इस पूरी तथ्य के ऊपर से जो राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। रत्नाकर जी, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, तब तक हम श्रवणकर जी की बिल्कुल चालू है। आप सारे तथ्यों को मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए। क्योंकि क्या है ना, आधी अधूरी बातें जाती है वो बिल्कुल सही नहीं है जी, और पूरी बातें आनी चाहिए। या तो मुझे अपनी बातों को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ कीजिए, फिर बीच में मैं निकाल के आपको भेजता हूं। जी, मुझे अपनी बातों को कंप्लीट करने दीजिए, जब तक दूसरा चलता रहेगा मैं आपको निकाल के भेजता हूं। क्योंकि वो सारी चीजें न्यूज में तक आ चुकी है कि नरवणे जी ने जो है किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम पे अपना वक्तव्य रखा है। और दूसरी चीज, देखिए राहुल गांधी को अबोध क्यों कहा गया? राहुल गांधी को अबोध इसलिए कहा गया राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि आप सभापति महोदय को संबोधन क्या करना है। अभी आपने उनका एक जब ही चल रहा था ये लोकसभा का कार्यक्रम, उसमें वेणुगोपाल जी बैठे थे बगल में, वो कह रहे थे कि क्या संबोधन करना है लोकसभा अध्यक्ष को, क्या बोलूं, चेयरमैन बोलूं, स्पीकर बोलूं, क्या बोलूं। अब
कितने बार के सांसद हैं और कितने घंटे आप सदन में बिता चुके हैं, आपको सभापति महोदय को संबोधन कैसे करना है वो तक राहुल गांधी को नहीं पता चल पा रहा है कि उनको क्या कहना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, गलवान में ये झड़प हुई थी और गलवान का ये जिक्र था पूरा, जो किताब में आप वो कह रहे हैं, उस गलवान को गलवान की घाटी में न करते राहुल गांधी कह रहे हैं कि डोकलाम में ये घटना घटित हुई है। तो उनको जियोग्राफी के बारे में भी नहीं पता है देश की कि वो डोकलाम में हुआ है कि गलवान में हुआ है। और तीसरी चीज, राहुल गांधी को आप कितना परिपक्व मानते हैं? जैसे ही वो सदन में उठकर बोलते हैं कि मैं देश की सुरक्षा के बारे में बोलना चाहता हूं, उनके ही सांसद पीछे बैठ करके हंसना शुरू करते हैं। ये गंभीरता है राहुल गांधी की। आप क्या समझ रहे हैं उनको? आज राहुल गांधी, हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, तो वो नरवणे जी के किताब पे बोलने के लिए जिद कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आज बजट सत्र पे, तो वो कह रहे हैं ट्रेड डील में किसानों के साथ अन्याय हुआ है। आप बजट का जो एक सदन की एक मर्यादा होती है, सदन का जो समय निर्धारित होता है, कौन सा मंत्री, कौन सा नेता कितना मिनट बोलेगा, वो पार्टी डिसाइड करती है। उसके हिसाब से आप उस सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, आप पहुंच जा रहे हैं कहां से कहां, पूरे सदन को। अच्छा, और रत्नाकर जी, निशिकांत दुबे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडोविना के प्रेम प्रसंग पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो निशिकांत दुबे इंदिरा गांधी जी के चरित्र के संदर्भ में इसी किताब के चैप्टर के आधार पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मुद्दा उठा रहे हैं। वो एकदम नियम अंतर्गत है, वो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। जो इस देश का 17 साल प्रधानमंत्री रहा, जिस इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए गोलियां खाई, उनके संदर्भ में इस प्रकार उल्लेख आप अन्य सांसद का द्वारा किया जाना जायज है, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो नाजायज है। यह नजरिया रत्नाकर जी? देखिए हिमांशु जी, बहुत गंभीरता के साथ मैं कहना चाहता हूं, सभापति की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के वक्तव्यों को जो है वो नहीं आने देना, और सभापति ने उनको भी रोका, लेकिन उनके कहने का उद्देश्य जो है, वो बात करने का उद्देश्य क्या था? आप एक ऐसी किताब की चर्चा करते हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, जो पब्लिश नहीं है, उस बात में आप चर्चा करना चाहते हैं। आपके पास, हमारे पास तमाम वो किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो प्रकाशित भी हुई है। उसके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो राहुल गांधी तैयार रहेंगे क्या चर्चा करने के लिए? हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप, देश की जनता ने आपको चुन के यहां भेजा है। संसद की एक गरिमा होती है, संसद की एक मर्यादा होती है, संसद का एक प्रोटोकॉल होता है। मैं श्रवण जी से समझने की कोशिश करता हूं, श्रवण जी क्या अपेक्षा रह गई है सत्ता पक्ष की विपक्ष के साथ में? रत्नाकर जी यह कहना है कि किस लिए चुन के भेजा है? ये तो करने के लिए चुन के भेजा गया राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर। कर क्या रहे हैं राहुल गांधी? बोध तक नहीं है कि सदन में बोला क्या जाता है, आसंदी पर बैठे हुए व्यक्ति को संबोधित कैसे किया जाता है, इस व्यक्ति को इस बात की भी समझ नहीं है। इतनी बार का सांसद होने के बाद भाजपा बहुत नाराज है। श्रवण जी भी उतने ही नाराज है कि नहीं है नाराज? मैं भी बहुत नाराज हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी को निकाल देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक बार निष्कासित कर चुकी है, मकान खाली करवा चुकी है। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा आसान काम है और देखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं हिमांशु जी, मैंने निशिकांत जी का भाषण भी सुना, मैंने इतना खराब भाषण अपने जीवन में किसी का नहीं सुना। बहुत ही अपमानजनक, आक्रामक, असंसदीय। ये कह रहे हैं कि वो बोल रहे थे, उनको रोक रहे थे, कृष्ण प्रसाद जी रोक रहे थे। कृष्ण प्रसाद जी के बार बार रोकने पर भी निशिकांत दुबे रुक नहीं रहे थे। अगर वो आप वीडियो देखें, उस समय का लाइव टेलीकास्ट देखें, और अंत में ये हुआ कि जो आसंदी पर बैठे थे कृष्ण प्रसाद जी तिनेती, उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, एडजर्न कर दिया पूरे सदन को, निशिकांत दुबे के कारण। अगर आप वो उस समय का लाइव टेलीकास्ट देखें, निशिकांत दुबे के जितने भाषण हैं संसद में, वो निकाल के आप सुनाइए, कार्यक्रम कीजिए। निशिकांत दुबे का ये जो पत्र है जो उन्होंने लिखा स्पीकर को, वो आप पढ़िए।
और जितना भ्रष्ट बोलते हैं उतना ही भ्रष्ट लिखते हैं। इतनी भ्रष्ट भाषा कि एक जगह उन्होंने राहुल गांधी की जगह राजीव गांधी लिखा है। अगर आप वो 4 पन्ने की चिट्ठी पढ़ें जिसमें वो सिक्योरिटी की बात करते हैं कि सिक्योरिटी लेकर जाते हैं, नहीं जाते हैं, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, वहां एक जगह राहुल गांधी की जगह राजीव गांधी लिखा। ये देखिए हिमांशु जी, हमको फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। हमको ये बात करना चाहिए कि राहुल गांधी अगर सदन में रहते हैं तो प्रधानमंत्री सदन का सामना नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आए। अगर होती तो राज्यसभा में जाकर नहीं बोलते। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब किसी प्रधानमंत्री ने लोकसभा के बजाय राज्यसभा में दिया, और स्पीकर बचाव कर रहे हैं कि उन पर आक्रमण हो सकता था। आपने कभी सुना नहीं होगा। तो लोकसभा में राहुल गांधी के होते, राहुल गांधी रहेंगे, वो नरवणे का मामला उठाएंगे, वो पूछेंगे कि अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है, वो पूछेंगे कि हरदीप पुरी मंत्री क्यों बने हुए हैं। तो राहुल गांधी को बोलने देने से रोकने का केवल एक तरीका है। वो उन्होंने जो निशिकांत दुबे ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, देशद्रोही बताया है, देश को विभाजित, इस देश में सेम पिट्रोडा को जो सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम लिखा है, उनके पूरा सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा लिखा है उस चिट्ठी में। इस तरह के आरोप लगाए हैं कि 5 बार का कोई सांसद बीजेपी का बगैर अपने आला कमान की और रत्नाकर सिंह जी की अनुमति के इस तरह का पत्र नहीं लिख सकता। निश्चित रूप से रत्नाकर सिंह जी सहमत हैं उसकी भाषा से, उसके आरोपों से, उसके एक एक शब्द से, जिस तरह की भाषा उसमें लिखी गई है। तो ये बताता है कि ये जो हुकूमत है राहुल गांधी के होने से, उनके बोलने से इतनी डरी हुई है कि राहुल गांधी को निकलना ही उसके सामने एक विकल्प है। अजय शौरी, मेरा एक सवाल है आपसे। जितना भ्रष्ट भाषा आप निशिकांत दुबे के पत्र की या भाषण की महसूस करते हैं, क्या उतनी तकलीफ, उतनी पीड़ा और उतना ही कष्ट आपको राहुल गांधी की भाषा से भी होता है, जो वह देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में या अपने पिता की लगभग उम्र के बराबर व्यक्ति के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं? आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना क्या राज्यसभा में? जी, 97 मिनट का। जी, आप सुन लीजिए। और उस भाषण के को देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, मतलब मैंने तो अटल जी के साथ बहुत यात्रा भी की है, अटल जी को सुना भी है, अटल जी का इंटरव्यू भी लिया है। मैं अधिकतर प्रधानमंत्रियों के साथ बातचीत कर चुका हूं, इंदिरा जी की भी और राजीव गांधी से। समय तो आपने मोदी जी के साथ भी काफी गुजारा है सर, ऐसी क्या बात? समय मोदी जी के साथ भी गुजारा है। आपने सुना नहीं क्या 97 मिनट का ऐसा भाषण जिसमें मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा? आप उस भाषण के बारे में क्या कहेंगे? और राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बारे में आप उससे आप निशिकांत जी के भाषण की तुलना राहुल गांधी के भाषण से कर रहे हैं कि निशिकांत जी का भाषण और राहुल गांधी के भाषण के बीच में तुलना करना हो तो मैं फिर क्या राहुल गांधी के भाषण में क्या कहूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं प्रधानमंत्री के भाषण से भी तुलना नहीं करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने जितनी बातें कही वो मुद्दे की कही, सवाल पूछे सरकार से और सरकार जवाब नहीं दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया, ना स्पीकर ने बोलने दिया, ना मंत्रियों ने बोलने दिया। आप इसको क्या कहेंगे? तो आप संसद नहीं चल रही है, इतने लगातार नहीं चल रही है, आगे भी नहीं चलेगी। तो इसलिए नहीं चलेगी कि जब तक राहुल गांधी को जवाब नहीं मिलेंगे वो चलने नहीं देंगे। वो चलने नहीं देंगे। शौरी का कहना, रत्नाकर जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उसे सुनते हैं। लेकिन रत्नाकर जी, एक सवाल है बुनियादी, क्या उम्मीद कर रहा है सत्ता पक्ष, कालीन बिछाए विपक्ष पार्लियामेंट आपके संदर्भ में? हर सवाल तो आपको असहज लगता है, हर सवाल आपको आपत्तिजनक लगता है।
आप चाहते हैं आप जो भी करें सब उसकी स्तुति करें, क्या यह अपेक्षा हो गई आपकी? अगर ट्रेड डील हुई, आपका काम है उसकी खूबियां बताना, विपक्ष का काम है उस पर सवाल उठाना, सवालों के जो उत्तर आएंगे उसके आधार पर जनता का काम है फैसला लेना। आप सवालों से इतने घबराते क्यों हैं? जो हिमांशु जी कहा है, बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन का काम एकदम सटीक वही है। आपने कहा कि बजट में जो भी चीजें हैं उसकी हमारा जिम्मेदारी है ट्रेड डील में या बजट के पे कि हमको बताना, और लीडर ऑफ अपोजिशन को उनकी जिम्मेदारी है कि कमियों को निकाल के हमको अवगत करना। यही होता है, लोकतंत्र की खूबी भी यही है। लेकिन आपने जो कहा, क्या राहुल गांधी ने एक बार भी बजट के बारे में चर्चा किया? क्या राहुल गांधी ने एक बार भी ट्रेड डील के बारे में पूरे सदन में चर्चा किया? और ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा? मेरी संज्ञान में राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति। अभी भी जो पिछला भाषण दे रहे थे, कितने मिनट का दिया उन्होंने? आपने नहीं सुना? सभापति महोदय स्पीकर को कहते हैं, आप तो मेरी पार्टी में थे, आपको फिर आना पड़ेगा। अरे वो आसन की तो गरिमा मेंटेन करिए, आप व्यक्तिगत जो है उनसे आरोप लगाने का काम करते हैं। आप यही लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका है। सदन में हंसी ठिठोले होते हैं लेकिन एक गरिमा के तहत। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी सीढ़ी पे जाके जब रवनीत सिंह बिट्टू जब आते हैं तो उनको कहते हैं कि माई ट्रेटर फ्रेंड, माई ट्रेटर फ्रेंड, मेरा गद्दार मित्र। आप अपने समकक्ष जो है सांसद को, केंद्रीय मंत्री को आप कहते हैं मेरा गद्दार। और वो मंत्री जो वहां पर बैठ के बोल रहा है, ऐसे बैठे हो जैसे कारगिल का युद्ध जीत कर आए हो। आपने उस मंत्री की भाषा को लेकर रत्नाकर सिंह जी क्या कहेंगे? कारगिल का युद्ध जीत कर आए हो, आपने उस मंत्री की भाषा को लेकर रत्नाकर सिंह जी क्या कहेंगे? और वो मंत्री जो शहीद के परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो मंत्री के ऊपर आप ऐसे मैं छोड़िए रवनीत सिंह बिट्टू, किसी को भी गद्दार कहेंगे? आप अपने मित्र को भी, दोस्त को भी कहेंगे कि गद्दार मेरे दोस्त इधर आओ? आप कहेंगे? ये आपका एक जो ऑरा होता है, एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन का सम्मान होता है, वो आपने निभाया कभी? आप नहीं निभाया। और दूसरी बात अभी मैं आना चाहूंगा, देखिए अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा में जाकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलना पड़ा, वो भाग गए, डर गए। मैंने ट्रेंड देखा अभी बहुत दिन से हिमांशु जी, सारे कांग्रेसी लोग और कांग्रेस से समर्थित लोग, मैं इनको समर्थित बताऊंगा श्रवण जी गर्ग जी को, आजकल एक बहुत यूनिक चीज ये बोलना शुरू कर दिए हैं, ये डर गए, ये डर गए, ये भाग गए, ये डर गए, ये भाग गए। अरे भाई, लोकतंत्र में कोई मारामारी थोड़ी हो रहा है कि कोई डर जाएगा। लोकतंत्र में तो आप अपनी नीतियों से, अपनी रणनीति से किसी को डराएंगे, किसी को डरना के छोड़िए, आप उसको उजागर करेंगे कि क्या उनकी निगेटिव चीजें हैं, क्या पॉजिटिव चीजें हैं। डरना मतलब आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने बिहेव किया वहां, जो वहां पे सांसद थे भारतीय, पकड़ के हाथ उनको खींच रहे हैं कि चलो विल हैव अ कॉन्फ्रेंस टुगेदर। ये क्या दर्शाता है? ये उदंड बालक जैसा होता है क्लास में, उदंड बालक जो अपनी ही करता है, दूसरों की नहीं सुनता है, सारे नियम कायदे ताक पे रख के उसकी मर्जी जो करता है वो करता है, वो राहुल गांधी। श्रवण जी तो कांग्रेस समर्थित है, आपने बता ही दिया, पर आपके पास मौका है। देखो, आपको मौका छोड़ना नहीं चाहिए रत्नाकर सिंह जी। आपको कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को बताना चाहिए कि श्रवण जी ने किस कदर गलत बोला। श्रवण जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में नहीं बोला। आप थोड़ा बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में क्यों नहीं बोला, ताकि श्रवण जी कितने गलत हैं ये स्पष्ट तौर पर सामने आना चाहिए। श्रवण जी ने, फिर मैं कहूंगा, जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी हैं, उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, श्रवण जी ने उसकी चर्चा नहीं की। लोकसभा के स्पीकर के कक्ष में जाकर के उनको बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, ये दर्शाता है ना कि आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप अपने सांसदों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। ये गरिमा होती है। आपने पूरे सदन को होस्टेज बना के रखा है, आपने उसको किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं वहां पे।
रत्नाकर जी, बड़ा कमाल की बात है। देखो, आप अपने नेता और अपने नेता की शख्सियत के साथ में क्या कर रहे हो आप ही जानो। भाई, हम लोग तो इस भरोसे के साथ में रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बेहद सक्षम किस्म के नेता हैं, और आपने इस देश को इस बात का भरोसा भी दिलाया कि जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश का शहर और गांव तो क्या, इस देश की सीमा का एक एक चप्पा सुरक्षित है। अब ओम बिरला जी के स्टेटमेंट ने एक अलग किस्म का विषय पैदा कर दिया कि सीमाओं की तो बात छोड़ो, प्रधानमंत्री खुद लोकसभा के अंदर सुरक्षित नहीं। रत्नाकर सिंह जी, सुधी प्रवक्ता होने के नाते आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस संदर्भ में स्पष्टता दें कि क्या इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनके संदर्भ में आप लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्या वो लोकसभा में सुरक्षित नहीं? क्या लोकसभा में उनकी शख्सियत को लेकर हम सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं? रत्नाकर सिंह जी, एक सवाल है, आपसे उत्तर की अपेक्षा है। जी देखिए, लोकसभा में पक्ष हो या विपक्ष, आमने सामने सारे लोग बैठते हैं। वहां पे प्रधानमंत्री का कोई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का सुरक्षा नहीं होता। आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने उकसा करके महिला सांसदों को वेल में उतार करके और उनके खिलाफ नारेबाजी करने की कोशिश की पहले दिन, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जिस तरह से उन्होंने स्पीकर के कक्ष में जाकर के और गाली गलौज वाली भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, निश्चित रूप से ये रत्नाकर जी, आपको क्या लगता है, ये अबोध बालक के द्वारा किया गया प्रयास है या एक शातिर राजनेता की शातिराना चाल है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी पूरी बात जब करूंगे, स्पष्टता है कि नहीं ना लोगों को। आपने प्रश्न पूछा तो लोगों को स्पष्टता भी तो आनी चाहिए जी। जिस तरह से महिला सांसद वहां पे जाकर के और अपना किस तरह से हंगामा कर रही थी, आपने देखा सदन में, टीवी पे भी, लोकसभा के अध्यक्ष के कक्ष में जाकर के उंगली दिखा करके अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके और धमकाने का और गाली गलौज करने का काम कर रही थी। लोकसभा के स्पीकर ने क्या कहा फिर? उन्होंने ही तो प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप सदन में मत आइए, कुछ अनहोनी हो सकती है। उन्होंने ही कहा, तब तो वो जाकर के राज्यसभा में उन्होंने अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात किया। ये कौन सा ये कौन सा अभी श्रवण गर्ग जी कह रहे थे पहली बार ऐसा सदन में हुआ। अरे आपको कोसना चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा के स्पीकर के कक्ष में जाकर के और जो कांग्रेस के सांसद है, विपक्ष के सांसद है, वो गाली गलौज कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ। रत्नाकर सिंह जी का कहना है, किसके खिलाफ एफआईआर हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार कराया, ऐसे आपत्तिजनक बर्ताव के संदर्भ में, ऐसे गैर कानूनी कृत्य के संदर्भ में ये देश जानना चाहेगा। रत्नाकर सिंह जी, थोड़ा विषयांतर कर दे रहे आप, हमारी मदद आज थोड़ा कम कर रहे हैं रत्नाकर जी आप, और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं वो वीडियो जो आप भेजने वाले हैं। कोशिश है हमारी इस कार्यक्रम में हम चलवा पाए ताकि स्थिति साफ हो पाए, आपको यह आक्षेप ना रहे कि हमारी बात नहीं आई। पर मैं आता हूं अहमद साहब के पास, और अहमद साहब, आपसे जानना चाहता हूं आगे क्या करेंगे, कैसे रणनीति बनाएंगे? नियम, कायदा, कानून ये बोलता है कि जो निशिकांत दुबे लेकर आए हैं उसमें संख्या बल ही महत्वपूर्ण है, संख्या बल आपके साथ नहीं। राहुल गांधी की सत्ता आपके अनुसार कितनी खतरे में है? हिमांशु जी, पहली बात यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव या जो प्रिविलेज मोशन लेकर के आए हैं, उसमें तो हमारे संसद के जानकार देवेंद्र वर्मा जी बैठे हैं, वो भी हमको क्लियर कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप पे पूरी एज अ पार्टी क्यों नहीं लेकर के आई? अपना लूज कैनन जो है उसका क्यों इस्तेमाल किया? इनके कई एक ऐसे लूज कैनन है जिनका इस्तेमाल ये कर, उन्हीं में से एक लूज कैनन है निशिकांत दुबे जी। ही इज जस्ट अ लूज कैनन एंड नथिंग दैट फॉर द भारतीय जनता पार्टी। तो वो अपने उस लूज कैनन का क्यों यूज कर रहे हैं? वहां के पद बहुत लोग और मौजूद थे, किसी भी ऐसे भीड़ और गंभीर व्यक्ति के जरिए से क्यों नहीं ये लेकर आया? एक बात, और दूसरा भी कहा अभी आया नहीं है और ना आएगा, ये नहीं आएगा, ये लिख के दे दे हम आपको, नहीं आएगा। क्या सेटिंग है आपकी ऐसी भाजपा में? तरह के बातें जो हैं वो सुनते सुनते जो है 12 साल हो गए, हमको भी, आपको भी और देश की जनता को भी। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ रत्नाकर जी बोले कि ऐसी भाषा बोली। रत्नाकर जी, ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड भाषा किसने बोली थी? कांग्रेस की विधवा भाषा किसने बोली थी? ये भाषा किसने बोली थी? आप बताएंगे इसको?
तो इस वजह से ये भाषा का ज्ञान जो है वो भारतीय जनता पार्टी कम से कम ना, भारतीय जनता पार्टी को ये शोभा नहीं देता। और राहुल गांधी जी बहुत सदैव सर के हैं, बहुत सदैव इंसान कि जिसके दादी को, जिसके पिता को, जिसके नाना के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं संसद के अंदर, और वो उसके बाद भी अपना धैर्य बनाए रखते, वो फिर भी बहुत इज्जत दे लेते। वरना अभी यहीं पर हम बैठे हुए और आप में से किसी के भी घर वालों के शान में वो बातें बोल दे जो मोदी जी बोलते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं राहुल गांधी के लिए, आप हमारे घर चले आएंगे लड़ने, है ना। तो इसलिए आप राहुल गांधी जी के भी जो उनके अंदर जो शालीनता है, जो उनके अंदर का धैर्य है, उसके बारे में आप ना बोले। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है ये सब बातें। एक बात। दूसरी बात ये कि रही बात इसकी कि वो संख्या बल के है, वो है, तो संख्या बल इतना है कि अभी अभी रत्नाकर जी भी कहते हैं और पूरा का पूरा संसद कहता है कि 99 सदस्य वाली जो पार्टी है वो संसद को नहीं चलने देती है। इतना है वो बल। वो जो बल है वो संख्या बल नहीं है, वो बल हमारी नैतिकता का है, वो बल हमारे चरित्र का है, वो बल हमारे इतिहास का है। और इससे कम संख्या पे हम अंग्रेजों से लड़े थे जब ये उनकी मुखबरी कर रहे थे। तो इसलिए कांग्रेस को लड़ना आता है, बहुत अच्छे से कांग्रेस को लड़ना आता है, हमारे पास नैतिक बल है। और जब सत्ता पक्ष कह रहा है कि 99 होकर हम संसद नहीं चलने दे रहे, तो इससे हमारे नैतिक बल का पता चलता है। यह मतलब कहना है। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रत्नाकर जी। अभी हमारे अहमद साहब राहुल गांधी को बहुत ही शालीनता वाला सबक सिखा रहे थे। मैं उसी सदन की एक घटना याद दिला देता हूं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से प्रताप सारंगी को धक्का देकर गिराने का काम उसी ने राहुल गांधी ने किया था। सदन के बाहर जो है जब वो निकल रहे थे तब किया था इन लोगों ने, राहुल गांधी ने। और प्रताप सारंगी हॉस्पिटल में एडमिट थे। दूसरी बात ये कह रहे थे, अभी तमाम वो गालियों की बात याद दिला रहे थे। भाई राहुल गांधी के मंच से राहुल गांधी की दिवंगत मां को गाली देने का काम किसने किया है? आप लोगों के हर एक जो प्रदर्शन होता है उसमें मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा दिया जाता है। एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें कहना आप लोगों को शोभा देती है क्या? है? और यहाँ पे बैठकर क्या हुआ राहुल गांधी के संदर्भ में आपके पास कारतूस कब पड़ गए क्या रत्नाकर जी? राहुल गांधी के मंच पर ऐसा कहा गया था। राहुल गांधी थे क्या? थोड़ा राहुल गांधी और लोकसभा में उनके कृत्य पे बातचीत कर रहे रत्नाकर जी। बहुत गोला बारूद आपके पास में, इतनी आपकी शिकायतें हैं, थोड़ा उनका उल्लेख करते हुए बात करिए। कहां ये मंच पर पहुंच गए? फिर उसकी मीमांसा करें तो आपको लगेगा कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। थोड़ा रहते हैं विषय पे। लोकसभा के संदर्भ में हिलाल अहमद साहब ने एक सीधा सीधा विषय उठाया कि भाई पार्टी के स्तर पर क्यों नहीं लेकर आए, लूज कैनन के माध्यम से क्यों कर रहे हैं? इसका कोई जवाब रत्नाकर जी? देखिए, सदन में अगर कोई बात कही जाती है तो उसका जवाब जो है सदन में ही दिया जाता है। आप अगर किताब का जिक्र कर रहे हैं जो भी पब्लिश नहीं है, अनऑथेंटिक है, उस किताब की अगर जिक्र कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से किताबों की जिक्र जो है उन्होंने किया, हमारे सांसद ने किया। तो ये आप अगर उस तरह का भाषा बोलेंगे तो देश की जनता को आपके कृत्य क्या क्या रहे हैं, क्या क्या उन्होंने संस्कारी कार्य किए हैं, वो सारे संस्कारी कार्य तो आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलना चाहिए ना कि इन्होंने क्या क्या किया है। और वो किताब सब पब्लिश्ड है, ऑथेंटिक है, सारी लिखी हुई है सारी किताबें। तो मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास आखिरी दौर की संदर्भ में जाना चाहता हूं। रत्नाकर जी, बात बहुत बिगड़ जाएगी जो आप उल्लेख कर रहे हैं ना। देश को इस दिशा में जाना नहीं चाहिए। किताबों के आधार पर अगर कीचड़ उछालने का सिलसिला शुरू हो निकला ना, तो ना कोई दल बचेगा ना कोई नेता बचेगा। इस देश को संवारना है, उघाड़ना नहीं है। पर मैं देवेंद्र वर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और यह समझना चाहता हूं आपसे कि हिलाल अहमद साहब का कहना है कि ये जो प्रस्ताव दिया गया है ये आएगा नहीं। इसके आने में कोई तकनीकी दिक्कत है या हिलाल अहमद साहब का एक आत्मविश्वास है जिसमें उन्होंने ये दावा कर दिया? कोई भी प्रस्ताव यदि आता है वो के अंतर्गत है तो ये तो स्पीकर का जुरिडिक्शन है कि वो आए या नहीं आए।
और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रस्ताव को लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाएगा। यदि पेंडिंग रखा जाता है तो अपने आप लैप्स हो जाता है सत्र समाप्ति के साथ ही। तो यदि प्रस्ताव दिया है तो सोच समझ के दिया होगा, और क्योंकि अभी कुछ भी अनिश्चित सा चल रहा है पूरा लोकसभा के क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी लय बिगड़ गई है और केवल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के सिवाय और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, ये संसदीय कार्य मंत्री का एक पद होता है, संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा क्या रहती है? संसदीय कार्य मंत्री का मुख्य काम तो फ्लोर मैनेजमेंट है। अपने दल के कौन सदस्य कौन सी उसमें हिस्सा लेंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, और पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना, डिसरप्शन की स्थिति आए तो बीच बचाव करते हुए अध्यक्ष के साथ में चर्चा करके किसी चीज का निराकरण करना, यही एक्चुअली। तो आपका जो इतना लंबा तजुर्बा है देवेंद्र वर्मा जी, इस कसौटी पे किरण रिजिजू को आप कहां पाते हैं? एक्चुअली संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो एक पर्याप्त व्यक्तित्व के व्यक्ति होना चाहिए, काफी सीनियर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में सम्मान और आदर की भावना हो। किसी भी नए व्यक्ति को जिसका भी ज्यादा एक्सपीरियंस न हो या जो पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य जिसका सम्मान नहीं करते हो, ऐसे संसदीय कार्य मंत्री कभी भी सफल नहीं होते। और किरण रिजिजू जी को तो बहुत लिमिट में रह के, बहुत सीमा के अंतर्गत रहते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों के ऊपर कटाक्ष या कुछ बोलना चाहिए। लेकिन अभी जो वातावरण चल रहा है संसद में, एक्चुअली ये संसद चल नहीं रही है, ये तो केवल कितने गंदी से गंदी भाषा का उपयोग किया जा सकता है, कितनी असंसदीय भाषा का उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, दोनों ही। एक चेन चालू हो गई है, एक सीरीज चालू हो गई है। राहुल गांधी भी बहुत अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए उनसे तो ज्यादा सौजन्य और ज्यादा संस्कारी भाषा की उम्मीद की जाती है। लेकिन जिस हिसाब से उनके हाव भाव होते हैं, कोई भी चीज, कोई भी शब्द या कोई भी सेंटेंस के साथ में उसके हाव भाव भी उस समय क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो वो भी बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। कुल मिलाकर संसद में सभी के आचरण को लेकर आहत हैं देवेंद्र वर्मा। देखिए, मैं आखिरी टिप्पणी श्रवण जी आपसे चाहूंगा, ये संसद का दृश्य बदलने की कोई उम्मीद आपको दिखती है या हमें अगले सालों तक ऐसी ही संसद देखने के लिए मजबूर रहना है? हिमांशु जी, मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा निशिकांत जी का जो मोशन है और उस पर जो पूरी बहस चल रही है और जो चलवाई जा रही है बहस, उसका जो बुनियादी कारण है जो मैं देखता हूं वो ये है कि स्पीकर के खिलाफ जो 118 सांसदों ने प्रस्ताव दिया है उसको डाइल्यूट करना है, उसकी पूरी बहस का मुंह मोड़ना है, उसको बहस में नहीं आने देना है कि इस देश की संसद में क्या हुआ। वो जो प्रस्ताव है जो 118 सांसदों ने स्पीकर के खिलाफ लिखा है, उसमें जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, कई मुद्दे हैं उसमें, एक मुद्दा नहीं है। आप सोचिए कि इस समय हम डिबेट किस पर कर रहे हैं। आपने कभी देखा हो कि वो स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आया उस पर बहस हो रही है कि निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर बहस हो रही है? राहुल गांधी, देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं, मतलब मुझे तो समय होता तो मैं पूछता देवेंद्र वर्मा जी से कि बताएं कि राहुल गांधी को अगर वो कह रहे हैं कि इतना विपक्ष के नेता की तरह वो नहीं, आचरण उनका बहुत ही खराब था, तो बताना चाहिए उनको कि वो तो फिर तो कहें कि अखिलेश का भी हाव भाव के हिसाब से बहुत ही खराब प्रदर्शन था। अखिलेश का देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के बारे में क्या कहेंगे देवेंद्र वर्मा जी? मेरे ख्याल से ये जो टिप्पणी देवेंद्र वर्मा जी ने की बहुत ही अनुचित है राहुल गांधी के बारे में, पर चूंकि समय नहीं है आपकी बहस में,
इसलिए उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये स्पीकर के खिलाफ जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, ये उसको समाप्त करने की कोशिश है। तो श्रवण गर्ग जी को तो पहली आपत्ति ओम बिरला के संदर्भ में जो पूरा कंडक्शन है उसके संदर्भ में है। लोकसभा उस मर्यादा के साथ संचालित नहीं हुई जिस मर्यादा के साथ उसे संचालित होना था। पर राहुल गांधी के तौर तरीकों के कारण से लोकतंत्र खतरे में है या सत्ता पक्ष और विपक्ष की होड़ के चलते लोकतंत्र पर खतरा आन पड़ा है। अगर संसद के सदस्यों की सदस्यता को संख्या बल के आधार पर खत्म करने की कवायद शुरू हो गया फिर तो सत्ता पक्ष के पास हमेशा ही बहुमत रहने वाला है, तो विपक्ष में तो फिर कोई सांसद रहेगा ही नहीं। महत्वपूर्ण शायद संसद की सदस्यता नहीं, महत्वपूर्ण है कि देश के विषयों के संदर्भ में खुले संवाद के हालात रहेंगे कि नहीं रहेंगे। विपक्ष हर कदम की आलोचना ही करे और विपक्ष की आलोचना को हमेशा अपराध की दृष्टि से सत्ता पक्ष देखे तो देश जाएगा कहां? ये सवाल जहन में आता है। इसका उत्तर हमारे राजनीतिज्ञों को ही देना होगा। देखें वो सत्ता में बने रहने की कोशिश या सत्ता में आने की कोशिश ही करते रहेंगे या देश के संदर्भ में भी कभी कुछ विचार करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जल्द फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।